नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, प्रेडिक्शन में और निखार लाने के लिए क्या विशेषताओं को क्या क्या विषयों पे ध्यान देना चाहिए, तो आज उस विषय में हमारे को आदरणीय उत्तरा दीदी बता रही हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आजकल हम लोग सब चाहते हैं और जो भी ज्योतिष सीखने वाले हैं वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हम जल्दी से जल्दी फलित करना सीख लें, प्रिडिक्शन करना सीख जाएं। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपका जो फलित है वो सही होता है। सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जिनको हमें व्यवहारिक रूप से ही ध्यान रखना चाहिए या अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली जो बात इसमें आई है, 3-4 बिंदु हैं ये, कि कभी भी रोगी को हतोत्साहित करने वाली बात न कहें। कोई बीमार व्यक्ति है, अपनी तबीयत के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो उसको ऐसी बात ना कहें जिससे वो डिप्रेस हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 है कि उसके ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो आने वाली संकट है, उसके बारे में भविष्यवाणी उसको ना करें कि तुम्हारे ऊपर ये परेशानी आने वाली है और ऐसा, और तुम्हारे साथ दुर्घटना हो जाएगी या इस तरह से। इसके अलावा रोग का समय विशेष कभी नहीं बताना चाहिए कि तुमको इस समय ये बीमारी होगी। आधा बीमार तो वो पहले ही हो जाएगा। अंत में जो बात है, ये 4 बिंदु हैं जो बहुत ध्यान रखने चाहिए कि उसको नेगेटिव इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कभी भी। वो आपके पास मानसिक बल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आया है, उसको पॉजिटिव बातें करके, और अगर उसके में कमी है तो उसको हल्का फुल्का बताकर उसके बारे में उसको जानकारी देनी चाहिए। और बीमारी के बारे में तो उस व्यक्ति विशेष को तो बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए उसके बारे में, जिसको बीमारी है। उसके किसी रिश्तेदार को आप बता दीजिए, लेकिन उसको नहीं बताना है फिर। इसके अलावा मृत्यु संबंधी भविष्यवाणी कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों ने इसके लिए मना किया हुआ है। अब हमारे अगले बिंदु आते हैं कि हम ग्रह, भाव और राशियों के बारे में जब हम फलित करते हैं तो किस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले आता है कि ये देखें कि ग्रह किस राशि में, वो बलवान है या कमजोर है, क्योंकि अपने बल के हिसाब से ही वो हमें फलित देगा। उसमें उच्च, बहुत सरल श्रेणियां बता रही हूं मैं उसमें। उच्च का, नीच का ग्रह, स्वक्षेत्री अपनी राशि का, मित्र क्षेत्री मित्र की राशि में, और शत्रु क्षेत्री। तो ये क्रमशः बलवान से कमजोर तक होते जाते हैं। कमजोर ग्रहों का ये रहता है कि यदि वो कुंडली में कारक ग्रह भी हैं, अच्छे भावों से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी वो कमजोर होने के कारण बहुत अधिक फल, अच्छे फल नहीं दे पाते अपने लिमिट के हिसाब से। आप एक बीमार आदमी से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो शारीरिक श्रम अधिक कर ले। यही स्थिति ग्रहों की भी, कि नीच का या कमजोर या शत्रु क्षेत्री, शत्रु के राशि में बैठा हुआ ग्रह बहुत अच्छे फल नहीं दे सकता, अपने हिसाब से ही देगा वो। दूसरा आता है कि ग्रह की अपनी प्रकृति कैसी है, उसका वह नैसर्गिक शुभ ग्रह है क्या, क्योंकि गुरु और शुक्र जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं, और शनि मंगल राहु ये नैसर्गिक पाप ग्रह माने गए। तो ये भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे अब ग्रह कुंडली में भावों की स्थिति और स्वामित्व के हिसाब से, किस भाव में स्थित है और किन किन भावों का स्वामित्व है, उसके हिसाब से भी वो लाभदायक है या हानिकारक है। मतलब पाप ग्रह होते हुए भी या शुभ ग्रह होते, किन किन भावों के स्वामी है, वो भाव आपके लिए लाभदायक है या। फिर ग्रह जिस राशि में स्थित है, वो सम राशि है या विषम राशि, मेल राशि है कि फीमेल राशि है। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये मेल राशियां, विषम राशियां कहलाती, और जो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ये सम राशियां या स्त्री राशियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले ये भी हमें देख लेना चाहिए कि ग्रह सम राशि में है या विषम राशि में, पुरुष राशि है या स्त्री राशि है, पशु राशि है या मानवीय राशि है, मूक राशि है या वाक राशि है। इसमें मूक राशियां जो हैं वो जल तत्व की राशियां जो हैं चारों, वो मूक राशियां कहलाती हैं। फलदायी राशियां भी यही कहलाती हैं, 4, 8, 12।
मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। और वाक राशियां जो वायु तत्व की राशियां हैं, 3, 7, 11, ये वाक तत्व की हैं। जैसे हम किसी के बारे में कोई बोलता नहीं है या कोई ज्यादा अधिक हकलाता है, इन सब के समय में ये राशियां जो है हमें देखनी पड़ती है कि मुख राशि में है ग्रह की वाक राशि में। अग्नि, एक और विभाजन है राशियों का, अग्नि तत्व की राशि या भू तत्व की या वायु तत्व की या जल तत्व। ये भी हमें अवश्य देख लेना चाहिए ग्रह को, ग्रह की स्थिति के लिए। इसके अतिरिक्त ग्रह जो है चर राशि में है या स्थिर राशि में है या द्विस्वभावक राशि में, ये डिवीजन हमें जरूर देख लेना चाहिए एक नजर जब आप डिफाइन करते हैं उसी समय। फिर मैंने बताया कि उसके बाद आता है कि राशि फलदायी राशि में है या बैरन साइन में, बांझ राशि। फलदायी मैंने आपको अभी बता दिया, 4, 8 और 12, कर्क, वृश्चिक और मीन। और बांझ राशियां हैं मेष, सिंह, मिथुन और कन्या, ये 4 राशियां बांझ कही गई हैं। तो इस इनका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर वो फलदायी राशियों में होती हैं तो अच्छे फल दे देती हैं, और अगर बांझ राशियों में होती हैं, स्पेशली संतान का जब हम देखते हैं तो बांझ राशि बहुत मायने। बाकी फलों, बाकी अन्य स्थितियों में भी वो थोड़े से कम फल देती। फिर हमें ये देखना चाहिए कि क्या ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ है, युति बना रहा है, या कोई ग्रह उसको देख तो नहीं रहा, ये भी हमें ध्यान रखना। या फिर किसी का राशि परिवर्तन तो नहीं है या नक्षत्र परिवर्तन तो नहीं है, तो वो एक दूसरे के फल को प्रभावित करते हैं। आपस में संबंध बनाने वाले जो ग्रह हैं वो शुभ ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं, या अच्छे भावों के स्वामी हैं या खराब भावों के, ये भी ध्यान में रखना। और ग्रह शुभ भाव में बैठे हैं या अशुभ भाव में, विशेष रूप से अशुभ भाव जो है वो 6, 8, 12, बाकी हमारे 1, 5, 9, 10, ये भाव जो है हमारे लिए अच्छे माने। अब आ जाती है कि हम फलित किस प्रकार करें, ये चीजें हमने देख ली। अब हमें फलित किस प्रकार करना है कि हमें सबसे पहले कुंडली का पूरा निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कृष्णमूर्ति जी ने जैसा कहा है वो बता रही हूँ कि कुंडली का पूर्ण निर्माण करें और सूचक ग्रह निकाल लें, सिग्निफिकेटर्स। साथ में ये भी देख लें कि कुंडली में कौन कौन से ग्रह अच्छा फल देने वाले बन पाए हैं और कौन से ग्रह खराब फल देने वाले हैं, और कौन से ग्रह मिश्रित फलदायक। ये 3 तरह की कैटेगरी हमारे पास आ जाए। कृष्णमूर्ति जी के अनुसार प्रत्येक भाव का उपस्वामी भी देख लें, सबलॉर्ड, और प्रत्येक ग्रह का भी उपस्वामी देख लें। इससे हमें प्रेडिक्शन पॉजिटिव होगा किसी भी भाव से जुड़ा हुआ या नेगेटिव होगा, ये बताने में आसानी रहे। ये सबलॉर्ड का यही महत्व है जो कृष्णमूर्ति जी ने एक एक नक्षत्र को 9 भागों में, उपभागों में विभाजित प्रत्येक ग्रह के लिए। अब आता है ये देखें कि जातक की कौन सी दशा, कौन सी अंतरदशा और कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये भी देखना अत्यंत आवश्यक। और इन तीनों ग्रहों का गोचर में भ्रमण कहाँ हो रहा है, जिनकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रही है, कुंडली के किस भाव और किस नक्षत्र में ग्रह गोचर कर रहे। अब हमें कुंडली का सामान्य विश्लेषण देख लेना चाहिए, जनरल, कि भाई क्या है उसकी स्थिति, क्या है कुंडली कैसी होगी कुल मिलाकर। और विशिष्ट जो प्रश्न पूछा जाता है जातक द्वारा, उसके लिए हम विशिष्ट है तो उस पर्टिकुलर भाव को देखकर उसके बारे में हम विश्लेषण कर सकते। एक चीज है कि हम किस किस ग्रह का गोचर कब कब देखें, हम प्रत्येक ग्रह का गोचर देखने लगते हैं, या बस शनि का गोचर चल रहा है तो ये अड़चन आ जाएगी, गुरु का चल रहा है तो ये। हमें जमीन जायदाद और लंबे चलने वाले कार्यों के लिए शनि और राहु का गोचर देखना चाहिए, क्योंकि शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, राहु 1.5 साल। वर्ष भर में जो कार्य समाप्त हो जाते हैं, जैसे विवाह है, संतान है, कोई व्यवसाय शुरू कर रहा है, इसके लिए हमें गुरु का गोचर देखना। हम देखते ही हैं गुरु का तो विवाह के संबंध में देखते हैं, लेकिन हमें जो 1 साल में जो भी काम समाप्त हो जाते हैं उसके लिए हमें गुरु का, महीने भर में जो कार्य समाप्त होने वाला है या होने वाला है उसके लिए हमें सूर्य का गोचर देखना। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन का यदि हमें कुछ कार्य देखना है तो चंद्रमा का गोचर देखना चाहिए। और 2 घंटे के अंदर यदि हमारी कोई कार्य पूर्ति होने वाली है, घटना होने वाली है, तो हमें लग्न का गोचर देख लेना चाहिए, मतलब कौन सी राशि क्षितिज में उदित है और वो कितने देर तक रहेगी, क्योंकि प्रत्येक राशि लगभग लगभग 2 घंटे क्षितिज पर स्थित रहती है, तो कौन सी राशि उस समय उदित है। तो इस तरह से यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए
फलित करने का प्रयास करेंगे, हालाँकि ये थोड़े-से बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ये आवश्यक है। तो इन नियमों को ध्यान में रखकर यदि हम फलित करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे फलित जो हैं, सही साबित आएँगे। गलत होने की गुंजाइश कम रहेगी, यदि व्यक्ति ने अपना नाम, अ, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भी बिल्कुल सही दिया हो। तो फिर फलित गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म होता है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल 100% सटीक और बिल्कुल टू द पॉइंट बात। एक-एक शब्द जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। किसी को भी किसी स्थिति में भी इसमें से एक शब्द को भी छोड़ना नहीं। बहुत बढ़िया तरीके से दीदी बताया कैसे लोगों को अपनी प्रिडिक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया वीडियो। आदरणीय उत्तरा दीदी अभी केपी का एक कोर्स हमारे साथ शुरू कर रही हैं। आप में से जो इच्छुक हो वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उनको या मुझे डायरेक्टली आप फोन कर लीजिए। दीदी का मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती है। आपको जो भी सर्विस के बारे में उनसे बात करनी है, आप डायरेक्टली उनसे बात करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।